आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग हिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के सेशन को जो आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे आपके आने वाले वीडियो में जो है एक कंप्लीट हिस्ट्री के सेशन को जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जो आज जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। देखिए हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री की परिभाषा की बात करें तो अतीत का अध्ययन, किसका? अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास या हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हिस्ट्री को जो हम लोग जो आज जो प्रारंभ करेंगे, तो हिस्ट्री को कितने पार्ट में रखेंगे? तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में रखेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। एक आपका हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आपका हो जाएगा आद ऐतिहासिक, तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में किस आधार पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए 3 पार्ट्स में। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक में जो है, इसमें ऐसे साक्ष्य या ऐसे कुछ साक्ष्य जो कि न तो यहाँ पे आपको लिखित रूप में न मिला, और जब लिखित रूप में मिला ही नहीं तो फिर पढ़ा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज जो है लिखित रूप में नहीं मिला है, इस रूप में लिखित रूप में मिला ही नहीं है। और जब तक लिखित मिला ही नहीं तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो जब लिखा नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाएगा। तो ये जो साक्ष्य है जहाँ पे कि लिखित नहीं मिला, उसको जो है उसको जब तक लिखित नहीं मिला तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा। और ये दोनों जब हुआ ही नहीं तो फिर हम लोग प्राग ऐतिहासिक के साक्ष्य कहाँ से जुटाए? तो वह पुरातात्विक स्रोत से। कहाँ से? पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत के आधार पे हम लोग जो भी साक्ष्य जुटाए, जो भी अध्ययन किए, वे सारे जो स्रोत हमको मिले, तो ये कहाँ के हो गए? वह यह जो आपके प्राग ऐतिहासिक के जो है क्या हो गए? ये सारे स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत आपके प्राग ऐतिहासिक काल को वर्णित करता है। चलिए हम लोग आद ऐतिहासिक के बारे में देखते हैं। तो आद ऐतिहासिक में क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो है लिखित तो मिला, बहुत सारी चीज जो है आपको लिखित मिले, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था कि जो कि पढ़ा नहीं गया। क्या हुआ? यहाँ पे आपको जो है लिखित तो मिला, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लिखा तो मिला, सॉरी यहाँ पे मैं कट करी, लिखा तो मिला परंतु इससे पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक में क्या हुआ कि लिखा हुआ भी मिला, ऐसा लिखा हुआ मिला जिसको कि पढ़ा गया। क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ऐसा साक्ष्य जो कि न तो लिखा हुआ मिला न तो पढ़ा गया, तो इसका स्रोत कहाँ से जुटाए गए? कैसे पता चला कि प्रागैतिहासिक काल की है? तो वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। और आद ऐतिहासिक में क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ तो मिला परंतु ऐसा लिखा हुआ था जो कि पढ़ा नहीं गया। तो ये आद ऐतिहासिक हुआ आपका। ऐतिहासिक में क्या हुआ कि लिखा भी मिला और लिखा हुआ ऐसा था जिसको कि पढ़ा गया। तो ये हमारा हो गया ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक काल कहे एक तरह से। और ये तो हो गया आपका लिखित के आधार पे, लिखित किसमें है या नहीं है, और ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पे। तो इस आधार पे जो बांटा इतिहास को, किसने बांटा था? जॉन ब्रूस ने। किसने? जॉन ब्रूस ने बांटा था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, किसने बांटा था? जॉन ब्रूस ने। और आगे जो है हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में जो है किसका यूज हुआ था, उस समय सर्वाधिक प्रयोग हुआ था, तो वो पत्थर का। किसका? पत्थर का। और आद ऐतिहासिक में किसका यूज हुआ था? कांसा का या कांस्य का। और ऐतिहासिक में किसका यूज हुआ था ज्यादा? लोहा का।
तो अलग अलग धातुओं के आधार पे, किस आधार पे, अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग धातुओं के आधार पर जो है त्रियुगीन जो एक तरह से इतिहास को जो बांटा, तो वह किसने बांटा था, वह क्रिश्चियन थॉमसन ने, क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए जो प्राग ऐतिहासिक के काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और पाषाण काल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि पत्थर को हम लोग पाषाण कहते हैं। किसको, पत्थर को हम लोग पाषाण के नाम से जानते हैं। और इसी कारण से पत्थरकालीन युग, जिस समय पत्थर का यूज हुआ उसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और जिस समय कांसा का युग यूज हुआ उस काल को हम लोग कांस्ययुगीन के नाम से जानते हैं। और जिस समय लोहा का यूज हुआ उसको हम लोग लौह युगीन के नाम से जानते हैं। ओके। और प्राग ऐतिहासिक में क्या क्या हुआ कि इस समय ऐसे व्यक्ति कहें, व्यक्ति तो उस समय की बात नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसे मानव थे जो कि खानाबदोश थे, उसका कोई मतलब ये नहीं था। तो इसके साथ की बात करें तो इस समय जो मानव होते थे प्राग ऐतिहासिक के समय, वो खानाबदोश होते थे, आखेटक होते थे, ये सारे होते थे। और आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ कि आदि ऐतिहासिक की यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो वो आपका जो सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता में जो भी आपके साक्ष्य वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता कि जो भी साक्ष्य वो तो लिखा हुआ है परंतु उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वह जो आपका सिंधु सभ्यता जो है वो आपका ऐतिहासिक में आ जाएगा। और ऐतिहासिक की बात करें तो जैसे कि हमारा प्राचीन इतिहास जो है, कौन सा, प्राचीन इतिहास हो गया आपका, मध्यकालीन इतिहास हो गया, उसके बाद आपका हो गया आधुनिक इतिहास, उसके बाद आपका हो गया समकालीन इतिहास, ये सारे जो आते हैं ये ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा अलग अलग हिस्ट्री को कि किस आधार पर अलग अलग आधार पे बांटा गया है। तो जॉन ब्रूस ने लिखित के आधार पे बांटा, और उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जो है प्राग ऐतिहासिक को बांटा, इसके बाद लिखित और किसको पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया। और त्रियुगिक विभाजन जो किया किसने किया था, तो वह क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। इसके आधार पर अलग अलग जो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पत्थर पाया गया जिसको पाषाण काल कहा गया, यहाँ पे कांसा पाया गया तो यहाँ पे कांस्ययुगीन कहा गया, यहाँ पे लोहा पाया गया, लोहा का यूज हुआ तो इसको लौह युगीन कहा गया। तो इस आधार पे हम लोग देखें हिस्ट्री को कि 3 पार्ट्स में बांटा गया, किस आधार पे कौन कौन बांटे थे, कौन कौन से जो एक तरह से कहे। तो ये जो जॉन ब्रूस थे ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये इतिहासकार नहीं थे, ये कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। देखिए ये कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ये इतिहासकार नहीं थे। और जॉन ब्रूस जो है भूगर्भ वैज्ञानिक होने के बावजूद भी फिर भी इतिहास का ये लिखित के आधार पर किस आधार पे बांटा और पुरातात्विक स्रोत का जो है आधार कैसे इसको मिला। देखिए जो भूगर्भ वैज्ञानिक रहेंगे वही तो मिट्टी के अंदर खोज करेंगे। पुरातात्विक का अर्थ यह हो गया कि ऐसे साक्ष्य जो कि मिट्टी के अंदर से खोद कर निकाली गई हो उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और ऐसा कार्य कौन कर सकता है, तो वह भूगर्भ वैज्ञानिक ही करेंगे। ओके, तो जॉन ब्रूस को जो है क्या कहा जाता है, पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, तो वह जॉन ब्रूस को कहा जाता है। यदि हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातात्विक स्रोतों का जनक कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यह देखें कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में किस आधार पे बांटा गया है, चाहे वह आपका त्रियुगीन के आधार पे हो या लिखित स्रोतों के आधार पे हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे जो बढ़ेंगे किस आधार पे बढ़ेंगे, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करें। प्राग ऐतिहासिक के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा देख लिए। प्राग ऐतिहासिक हम लोग पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं क्योंकि पत्थर का यूज हुआ। आगे चलिए हम लोग पाषाण काल को डिटेल में देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो है आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होंगे।
मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं पाषाण काल को। इसको हम लोग चलिए देखते हैं पाषाण काल को या प्रागैतिहासिक को। प्रागैतिहासिक हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। चलिए पाषाण काल को देखते हैं। देखिए पाषाण काल को जो है इसको 3 वर्गों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। एक आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा आपका नव पाषाण काल, उसके लास्ट में एक आता है आपका ताम्र पाषाण काल। एक तरह से कह दिया पाषाण काल का ही एक पार्ट है ताम्र पाषाण काल। इसको आप मुख्य रूप से 3 वर्गों में देख सकते हैं, नहीं तो 4 वर्गों में, 4 भागों में। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया। इसके बाद जो एक काल आता है पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। इसी के बीच में जो तांबे की खोज हो जाती है, किसकी? तांबे की खोज हो जाती है। तो हथियार वगैरह जो बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि तांबा और पत्थर दोनों को मिला करके जो हथियार बनाते हैं और वो ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो इस काल को जो कहा गया तो उसको ताम्र पाषाण काल कहा गया है। तो इसका जो एक तरह से पार्ट देखिए पाषाण काल का, तो ऐसे 4 होता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें 3 ही होता है। तो इसको आप लोग 4 भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए कौन से पाषाण काल में क्या क्या है, खोज हुई, क्या क्या इसका कालक्रम रहा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए मानव जो है सर्वाधिक समय जो गुजारा वो कहाँ पे गुजारा था? वह पूरा पाषाण काल में गुजारा था। इसके यदि हम लोग कालक्रम की बात करें, कालानुक्रम की बात करें तो देखिए कितना है, 25 लाख वर्ष बीसी से लेकर के कहाँ तक? 12,000 या 12 के बीसी तक है। देखिए कितना ज्यादा है। सर्वाधिक समय जो मानव व्यतीत किया था वह कहाँ पे व्यतीत किया था? पूरा पाषाण काल में। इसके बाद आपका आ जाएगा 12,000 बीसी से, यहाँ पे 1000 को मैं के से यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो 12 के बीसी से लेकर के आपका हो जाएगा कहाँ तक? बीसी को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, तो 12 के बीसी से लेकर के 5 के बीसी तक। ओके, और यदि हम लोग नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण का जो समय हो जाएगा वह कब से लेकर के कब तक हो जाएगा? 5 के बीसी से लेकर के 3 के बीसी तक आपका हो जाएगा। और चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पूरा पाषाण काल का ये तो समय रहा, इतना समय मानव ने व्यतीत किया, तो इतने समय मानव की क्या विकास हुई? तो देखिए इस समय जो मानव होते थे वो कैसे मानव होते थे? खानाबदोश होते थे। खानाबदोश को हम लोग यायावत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? यायावत के नाम से जानते हैं। यायावत आपका वर्ड हो गया हिंदी में हम लोग इसको यायावत कहते हैं, और उर्दू भाषा आपका हो गया खानाबदोश। खानाबदोश कैसे व्यक्ति को या कैसे मानव को हम लोग खानाबदोश कहते हैं? ऐसे मानव जिसको कोई भी चीज की चिंता फिक्र नहीं रहता, उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब रहता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे की बात करें, मान लीजिए 2 महीने के बच्चे हैं, उस बच्चे को ये पता नहीं कि हम नंगे हैं कि हम कहाँ पे पड़े हुए हैं, सिर्फ इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, सिर्फ उसका पेट भरना चाहिए। तो उसी बेस पे जो उसी आधार पे या उसी की तरह जो है उस समय के मानव अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उसका सिर्फ यही उद्देश्य रहता था कि सिर्फ उसको कहीं से भोजन मिल जाए, किसी तरह से वह भोजन प्राप्त कर ले। तो इसको हम लोग जो है खानाबदोश या यायावत के नाम से भी जानते हैं। और इस समय के मानव जो खाना प्राप्त करते थे तो कैसे प्राप्त करते थे? आखेट करके। आखेट मतलब हो गया आपका शिकार करना। आखेट का मतलब क्या हुआ? शिकार करना। इसीलिए इस समय के मानव को क्या कहा गया? आखेटक कहा गया, क्योंकि आखेट करके वो लोग भोजन को प्राप्त करते थे, शिकार करके वो अपने भोजन को प्राप्त करते थे। तो इसी कारण से इस समय के मानव को क्या कहा गया? आखेटक कहा गया। और इस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात करें कि इस पूरा पाषाण काल की सर्वाधिक महत्ता क्या रही, तो इस समय आग की खोज की गई थी। किसकी? आग की खोज
की गई थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंत्योष्ठी कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ, अंत्योष्ठी क्या होता है चलिए देखते हैं। अंत्योष्ठी कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ, अंत्योष्ठी को मतलब हो गया कि अंतिम संस्कार। देखिए हमारे भारतीय इतिहास में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार होते हैं। जब बच्चा गर्भ धारण करता है उस समय, उसके बाद जन्म, उसके बाद अन्नप्राशन, उसके बाद जैसे ब्राह्मण जनेऊ होता है तो वह हो गया, उसके बाद शादी वगैरह होता है तो वह हो गया। इस तरह से जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु तक जो होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। तो उसी में से जो अंतिम जो संस्कार होता है वह कौन सा होता है? अंत्योष्ठी। जब मर जाता है, जब उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है तो वह उसका अंतिम संस्कार होता है, जिसको हम लोग अंत्योष्ठी के नाम से जानते हैं। तो यह जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? वह मध्य पाषाण काल से हुई थी। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से हुई थी। और इस समय की महत्वपूर्ण बातें की चर्चा करें तो वह क्या है? तो वह है आपका कि यहाँ पे जो है मानव छोटे छोटे एक तरह से हथियार बनाना सीख गए थे। वह हथियार किसका था? तो पत्थर का ही था। किसका? पत्थर का ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण की चर्चा करते हैं। देखिए नवपाषाण में मानव जो है थोड़ा यहाँ पे क्या करने के लिए सीख गए थे? कृषि। देखिए कृषि थोड़ा बहुत यहाँ से भी प्रारंभ हो गया था कृषि, लेकिन व्यवस्थित कृषि जो प्रारंभ हुआ था यह यहाँ से हुआ था। कहाँ से? नवपाषाण काल से जो है व्यवस्थित कृषि। किस तरह की कृषि? व्यवस्थित कृषि। व्यवस्थित कृषि मानव जो है करना प्रारंभ कर चुके थे। इसके साथ ही साथ जो है आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। और पशुपालन जो है यहाँ से भी प्रारंभ किया था, परंतु यहाँ पे पशुपालन व कृषि जो प्रारंभ किया था ये एक तरह से सब की तरह नहीं, जही मन किया तो किया, नहीं तो नहीं। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि व्यवस्थित ढंग से कृषि भी कार्य करना प्रारंभ कर दिए और इसके साथ ही साथ जो है पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिए थे। और पशुपालन के रूप में वह किसको पालते थे? कौन से जानवर को? वह कुत्ता को पालते थे। किसको? कुत्ता को पालते थे। और इसी समय जो है आपका पहिया की खोज हुई थी। किसकी? पहिया की। उसके बाद मानव जो है मृद भांड बनाना सीख गए थे, मनका बनाना सीख गए थे। कौन से समय में? इस समय में। देखिए मृद भांड किसको कहते हैं? मिट्टी के बर्तन। किसको? मिट्टी के जो बर्तन। देहाती भाषा में जो है लोग बोलते भी है। मृद मतलब हो गया आपका क्या? मिट्टी। भांड मतलब होगा कि जैसे गांव के देहाती भाषा में बोलते हैं कि ये फलाना चीज का भाड़ा, जैसे इस तरह से बोलते हैं। तो मिट्टी का बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? मृद भांड। और मनका क्या होता है कि जैसे कि मृद भांड का ही एक तरह से जब घड़ा का रूप ले लेता है, जैसे कि मिट्टी से ही ऐसे घड़ा बनाया, घड़ा में जब नक्काशी वगैरह सजा धजा दिया जाता है तो वही मनका बन जाता है। और मनका जो किसी को गिफ्ट देने के लिए जो है उस समय प्रयोग किया जाता था। तो मनका, मृद भांड, पहिया, व्यवस्थित कृषि, पशुपालन के रूप में कुत्ता, ये सारे जो है किए गए एक तरह से कहें तो मनुष्य जो है सब की तरह जो है थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से रहना सीख चुके थे। वो कौन से काल में हो जाएगा आपका? वो आपका नवपाषाण काल में हो जाएगा। और अभी जो हम लोग कहते हैं ना वैज्ञानिक रूप में कि होमो सैपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। तो मानव जो है, मानव को होमो सैपियंस जो कहा गया, होमो सैपियंस का जो रूप आया तो वो कहाँ से आया? तो वह जो आपका नवपाषाण काल से। कहाँ से? होमो सैपियंस। मानव जो एक सब तरीके से जीने लगा, होमो सैपियंस जो कहलाया, होमो सैपियंस का जो उसको एक तरह से पहचान मिली तो वो कहाँ से? नवपाषाण काल से मिली। ओके, तो ये रही आपके नवपाषाण काल की बातें, ये सारी महत्वपूर्ण यहाँ की मानव के विकास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ? देखिए ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? तांबे की। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई।
तो इस काल में मुख्य बातें देखें तो ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, तांबे की खोज हुई। और जैसे ही तांबे की खोज हुई तो यहाँ पे देखिए मानव जो है सभी तरीके से थोड़ा यहाँ पे जीने के लिए सीख चुके थे। इसके बाद जो है तांबे की खोज हो गई। तांबे की खोज जैसे ही हुई तो इन लोगों ने क्या क्या हथियार जो बनाते थे ये लोग, तो अब पत्थर के साथ साथ उसमें तांबे का भी यूज करता था। जो ही दोनों चीज मिला के हथियार बनाते थे तो क्या होता था कि जो वे लोग शिकार वगैरह करते थे या कृषि कार्य में भी यूज करते थे तो उसको बहुत ही आसानी हुई कृषि कार्य करने में, शिकार करने में, ये सारी चीजें करने में। तो ये रहा आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो ये रही चर्चा पाषाण काल की। चलिए हम लोग कुछ आगे देखते हैं कि भारत में कहाँ क्या महत्वपूर्ण स्थान, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे कि पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर भारत के मैप को ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए भारत में जो है कहाँ कहाँ पर जो है पाषाण काल के जो है अवशेष देखने को मिले हैं। तो देखिए इस साइड में आपका हो गया इधर यूपी, इधर आपका बिहार हो गया। तो बिहार के चिरांद में, कहाँ पे, बिहार के चिरांद में, चिरांद कहाँ पे पड़ता है तो बिहार के सारण जिला में जो है चिरांद पड़ता है। तो यहीं पे जो अवशेष मिले हैं किसके, पाषाण काल के। यूपी में क्या मिला है तो देखिए यूपी में जो है पाषाण काल के समय जो है चावल के साक्ष्य जो है कोल्डी हवा में मिला है। कहाँ पे, कोल्डी हवा में, कोल्डी हवा में जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके, चावल की। ओके, और कोल्डी हवा में ही, सॉरी कोल्डी हवा नहीं, यूपी में ही, कहाँ पे, यूपी में ही जो है क्या मिले हैं, लोहरा देव, एक जगह है लोहरा देव। यहाँ पे नवीनतम खोज के आधार पर जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोज के आधार पे कृषि साक्ष्य मिले हैं। इसको हम लोग आगे जो है यहाँ पे समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे मिली है। ओके, यह आपका कौन सा स्टेट हो जाता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है क्या मिली है तो तमिलनाडु का एक प्लेस है चेन्नई। चेन्नई का एग्जैक्ट प्लेस है वो पल्लव है। कौन सा, पल्लव रन में क्या मिला है तो मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। किस समय के, पाषाण काल के समय के। ओके, मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका एक गुफा है। यहाँ पे क्या मिली है, शैल चित्रकारी का जो है साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बुर्ज होम में क्या किसकी साक्ष्य मिली है तो गर्त आवास की। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि आखिर शैल चित्रकारी है तो क्या, गर्त आवास क्या है, उसके बाद लोहरा देव, नवीनतम साक्ष्य के आधार पर, नवीनतम खोज के आधार पर कृषि साक्ष्य, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए बुर्ज होम में जो है गर्त आवास का जो है अवशेष मिला है। तो गर्त आवास क्या होता है, देखिए उस समय जो होता था ऐसा नहीं कि मकान वगैरह के साथ कुछ तो था नहीं, तो व्यक्ति रहेंगे कहाँ। जैसे जैसे मानव थोड़ा उसको ज्ञान सा होने लगा तो ऐसे तो जंगल में ही पड़े हुए रहते थे, गाछ वृक्ष में ही रहते थे। लेकिन जैसे ही उसको एक तरह से थोड़ा बहुत इसको उन लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा तो उन लोगों ने क्या किया कि गड्ढा बना के उन लोगों ने रहना प्रारंभ किया। क्या करते थे वे लोग, एक गड्ढा बना लेते थे, खोद कर गड्ढा बना लेते थे, ऊपर से जो है पत्ते वगैरह जो भी है पेड़ पौधे ऊपर से ऐसे करके डाल देते थे और यह ढक जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जब भी मतलब ठंडा के समय हो गया, बारिश के समय हो गया, तो इससे क्या हो जाता, उसको बचाव सा मिल जाता था। तो यहाँ पे जो ये लोग रहते थे गड्ढे में रहते थे, इसके साथ ही साथ वे लोग जो है जो भी
जानवर पालते थे, उसमें कौन से जानवर पालते थे? तो कुत्ता पालते थे। तो कुत्ता वगैरह जो भी होता है तो उसके साथ यहाँ पे रहते थे। और जब यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहते थे, जो भी मानव रहते थे, जब इसकी मृत्यु हो जाती थी तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता था, यहीं पे उसको दफना दिए जाते थे। तो इसी को जो है गड्ढा बना के रहने की एक तरह से जो है प्रक्रिया, तो इसी को क्या कहा गया? गर्त आवास। इसी को क्या कहा गया? गर्त आवास कहा गया। और इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिले हैं। तो यह क्वेश्चन जो बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिला है। वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट यदि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग अब बात करते हैं भीमबेटका की। देखिए भीमबेटका कहाँ पे पड़ता है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ता है और रायसेन जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं पड़ता है। वहीं पे शैल चित्रकारी जो है पाषाण काल के समय जो भी मानव होते थे वह शैल चित्रकारी करते थे। शैल चित्रकारी क्या होता है कि पत्थर में ही जो है कोई कोई जैसे गुफा है, गुफा के अंदर उसके चारों तरफ क्या होगा? पत्थर होगा या पहाड़ी होगा। तो वहां पे क्या करते थे? वे लोग चित्रकारी करते थे। तो पत्थर में जो चित्रकारी किया उसको हम लोग शैल चित्रकारी के नाम से जानते हैं। तो शैल चित्रकारी के जो प्रमाण मिले हैं वह कहाँ पे मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया आपका भीमबेटका की बातें। कोल्डीवा में क्या मिला? चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोहरा देव, देखिए यहाँ पे मैं कृषि के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। देखिए कृषि कार्य जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? तो 7000 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व हम लोग ईसा पूर्व कहाँ से हम लोग मानते हैं? देखिए मान लेते हैं कि ये एक समय है तो इसको ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह इसके समय, इसके जन्म को जो है 0 मान लिया जाता है। और इसके पहले के समय को जो है BC और इसके बाद के समय को क्या कहा जाता है? AD। यह जो कालानुक्रम जो चलता है यह सीधा चलता है, जैसे 1 2 3 4 इस आधार पे चलेगा। लेकिन यह जो चलेगा 4 3 2 1 इस आधार उल्टा चलता है। तो यही ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया गया, इसके पहले को BC, इसके बाद को AD। और यह सीधा चलता है, यह ऑपोजिट चलता है। ओके, तो कृषि कार्य जो प्रारंभ हुआ था तो वह कब प्रारंभ हुआ था? ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पूर्व। यदि हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम से लेकर लगा करके जोड़े तो अभी देखिए ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है 2000 साल इधर, 7000 साल उधर, तो 9000 साल पहले ही जो है कृषि कार्य प्रारंभ हो गए थे। और कृषि कार्य सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? वह मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो देखिए मैं इसको इरेज करती हूँ, इसको मैं इरेज करती हूँ। मेहरगढ़ जो पड़ता है यह पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में इस साइड जो है आपका किरथर की सुलेमान की पहाड़ी है। इधर आपका किरथर की पहाड़ी। इसी बीच में जो एक मैदानी एरिया जो पड़ता है यह मेहरगढ़ कहलाता है। और सर्वप्रथम जो खेती हुई थी, कृषि कार्य जो हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी। कहाँ पे? मेहरगढ़ में हुई थी। और मेहरगढ़ से रिलेटेड जो है बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी में जो है यह पूछा जाता है कि पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य जो है, इन तीनों काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। तीनों काल के जो साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए यदि हम लोग तो कृषि कार्य सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो वो आपके मेहरगढ़ में प्रारंभ हुई थी। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ साल पहले की बात करिए, 2016 एग्जैक्ट हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो हाल ही में एक खोज हुई। क्या हुई? हाल ही में खोज हुई कि लोहरा देव, भारत के यूपी में एक जगह है लोहरा देव।
लोहरा देव में हाल फिलहाल में ही खोज हुई है कि सर्वप्रथम 8000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले ही जो है लोहरा देव में कृषि कार्य होती थी। तो देखिए ये भी आपका नवीनतम खोज के आधार पर, यदि आपके एग्जाम में यह आ जाए कि नवीनतम खोज के आधार पर सर्वप्रथम कृषि कार्य कहाँ पे हुई थी, तो आपका लोहरा देव हो जाएगा और 8000 साल, 8000 ईसा पूर्व पहले। लेकिन यदि क्वेश्चन यहाँ पे यह आ जाए कि कृषि कार्य सर्वप्रथम पहले कहाँ पे हुई थी, तो आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग दोनों प्लेस को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। ओके, और चलिए हम लोग पल्लव रन की बात करते हैं। तो पल्लव रन जो है मानव कंकाल के जो है साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो वह आपके पल्लव रन में मिले हैं। कहाँ पे? पल्लव रन में। और आपके ये मध्य प्रदेश रहा, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़। कौन सा? आदमगढ़। आदमगढ़ में क्या मिला है, तो आदमगढ़ में जो है कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ प्लेस है पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्लेस। एक है आपका दमदमा और दूसरा है आपका महदहा। देखिए यहाँ पे इन दोनों प्लेस में क्या हुआ है, तो इन दोनों प्लेस में है जो आपका हड्डियों के कुछ यहाँ पे उपकरण और हड्डियों के शब्द यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो महदहा में क्या हुआ है कि हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके पाषाण काल में जो हड्डियां प्राप्त हुई, तो हड्डियों के औजार जो बनाए गए, इसके साक्ष्य कहाँ पे? यूपी के महदहा में। ये दोनों प्लेस कहाँ पे पड़ते हैं? यूपी में। यूपी के महदहा में जो हड्डियों के औजार मिले हैं। और दमदमा में क्या मिले हैं कि बहुत सारे लाशों या शव, विशालकाय शव जो है एक जगह, वह कहाँ पे मिले हैं और यह कैसे पता चलता? जैसे कि दमदमा एक प्लेस है यूपी का, यहीं पे जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में लाशों का हड्डियां यहाँ पे मिली है। कहाँ पे? दमदमा में। तो यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि विशालकाय शव का जो प्लेस जो है वो कौन सा है? तो दमदमा। तो यहाँ पे विशालकाय शवों का अवशेष हो जाएगा। वो आपके कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। तो ये भारत की महत्वपूर्ण जो है पाषाण काल के समय क्या क्या महत्वपूर्ण प्लेस है, कहाँ से क्या क्या उसके साक्ष्य मिले हैं, तो ये सारे रहे। तो ये रहा आज का वीडियो पाषाण काल से संबंधित, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित वीडियो। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो है आदि ऐतिहासिक से संबंधित देखेंगे। और आदि ऐतिहासिक में क्या है, तो वह सिंधु सभ्यता को हम लोग देखेंगे और इसके आगे जो वैदिक काल जो भी है आगे हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस चैनल का लाभ लेने के लिए इस चैनल के मेंबर बने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।